आपके सीएफएस में 12 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप एसए और प्रेसी को निकाल दें तो पीछे 10 सब्जेक्ट्स जो आप बचते हैं आपके, उनको आप थॉरली स्टडी कर लें, जो कि आपने करना है। आपने हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को 10 सब्जेक्ट्स को थॉरली पढ़ते हैं तो आपका ऑलरेडी एसए तैयार हो जाता है। आप पाकिस्तान अफेयर्स को थॉरली पढ़ते हैं तो आपको पाकिस्तान का डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की गवर्नेंस, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान के सोशल इश्यूज, इन सब पे तो आपको नॉलेज आ जाता है। क्या आप डेमोक्रेसी के बारे में पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ते? जब आप हिस्ट्री 1947 से 2020 तक की पढ़ेंगे, पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री, उसमें आपको गवर्नेंस, इकोनॉमी, डेमोक्रेसी सारे एसेस तैयार हो जाएंगे। आपका एजुकेशन के इश्यूज पे, आपके इकोनॉमिक इश्यूज के बाकायदा टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स में। जब आप वो तैयार करते हैं तो आपको उनसे रेलेवेंट जो है वो नॉलेज मिलता है। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो जितने इंटरनेशनल करंट इश्यूज हैं, इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक है, रीजनल है, उनके ऊपर ऐसे तैयार हो जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ग्लोबल डायनामिक्स, ये सारे आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। इस्लामियत को तैयार करते हैं तो रिलीजन का टॉपिक तैयार हो जाता है, कोई रिलीजन के ऊपर टॉपिक आ जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस तैयार करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारे इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर ऐसे तैयार हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस तैयार करें तो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के ऊपर ऐसे तैयार हो जाता है, ठीक है। जेंडर स्टडीज पढ़ लेंगे तो वुमेन के ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर ऐसे तैयार हो जाएगा। एनवायरमेंट साइंसेस पढ़ लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग तैयार हो जाएगा। तो पीछे रह कौन सा जाता है? यही तो सारे टॉपिक आते हैं हर दफा, टॉपिक तो हर दफा ये आते हैं, तो दूसरे को चेंज तो नहीं होते उससे टॉपिक। तो अपने सब्जेक्ट्स को थॉरली पढ़ लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है। आपका ऐसे तैयार हो जाएगा, आपको नॉलेज की कहीं कहीं पे भी कमी नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी करता हूं। दूसरी दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक, रोज अखबार पढ़ा करें। मैं इसकी चीज पे एम्फेसिस करता हूं। मैं जब भी करंट अफेयर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं या ऐसे पढ़ाता हूं तो मैं उनको एक चीज कहता हूं, अखबार जरूर पढ़ें। ऐसे इज ऑल अबाउट अपडेटेड आर्ग्यूमेंट्स। आपने अपडेटेड आर्ग्यूमेंट्स जो है वो उसमें इनकॉर्पोरेट करने। कोई किताब आपको वो नॉलेज नहीं दे रही, आज क्या खबर है, आज की क्या डेवलपमेंट है, वो अखबार ही बता रही है। वो कोई आपको किताब नहीं बता रही, वो कोई आपको रिसर्च आर्टिकल नहीं बता रहा। रोज अखबार पढ़ा करें। में एडिटोरियल्स आते हैं, ओपिनियंस आते हैं। वो जो एडिटोरियल और ओपिनियंस होते हैं वो एक इशू के ऊपर एक एनालिसिस होता है राइटर का, उनको पढ़ा करें। उसमें से आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं एक टॉपिक के ऊपर। एक अखबार में रोज डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज आप इनटेक करते हैं। आर्टिकल्स, ओपिनियंस मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आए होते हैं, कभी गवर्नेंस, कभी इकोनॉमी, कभी डेमोक्रेसी, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। जब आप रोज अखबार पढ़ रहे हैं तो आप कितना डाइवर्सिफाइड नॉलेज रोज इनटेक कर रहे हैं। और आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, आप उसको नोट डाउन नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है, जिसका आपको फायदा कभी नहीं हुआ अखबार का। अखबार को रोज पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं, उसको नोट डाउन करें। अपना एक रजिस्टर लें जो आपका न्यूज़पेपर रजिस्टर होना चाहिए। उसने क्या काम करना है, उस रजिस्टर में आपने ये काम करना है कि आप जो आर्टिकल पढ़ते हैं, आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगती है जो आपके मुताबिक आपको बात अच्छी उसमें लगती है, उसको अंडरलाइन कर लें। आर्टिकल को पढ़ते जाएं, उसकी चीजों को अंडरलाइन करते जाएं। एक रजिस्टर लें, रजिस्टर पे उस आर्टिकल का नाम लिखें, उसका यहां पर डेट डालें, किस दिन वो पब्लिश हुआ है, और आपने जो उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट की है, आप उसमें से वो सारी बुलेट पॉइंट्स में यहां पर लिख दें। आप अगला लिखें पर वो टाइटल लिखें जो आपने वो पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा है, उसकी डेट डालें और नीचे बुलेट पॉइंट्स डालें। जब आप रोज 4 से 5 आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप रोज का कितना नॉलेज, डाइवर्सिफाइड नॉलेज इनटेक कर रहे हैं। इसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी। तो ये रोज पढ़ें, ये 1 से 2 हफ्ते करके देखें, आपको फायदा होगा। तीसरी चीज ये है कि एक सोर्स आपको बता देता हूं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशंस हैं, ndu.edu.pk पे आप जाएंगे तो पब्लिकेशंस हैं।
इन पब्लिकेशंस में मार्गला पेपर्स हैं, इनके करंट और पास्ट इश्यूज पढ़ लें। इसमें आपका सारे का सारा करंट अफेयर्स, सारे का सारा पाक अफेयर्स और सारे का सारा एसए आपका कवर हो जाएगा। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब, कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप मार्गला पेपर्स के करंट और पास्ट इश्यूज पढ़ लेते हैं, दैट्स इट। कोई आपको इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिस्ट, फॉरेन पॉलिसी, वॉशिंगटन टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्गला पेपर्स पढ़। सबसे आसान का। अब आपके यही तीन ही आपका यूएसएसपी के बहुत से टॉपिक, आपके आईआर टॉपिक यहां से कवर हो जाएंगे। तो ये मार्गला पेपर्स आपको 3 से 4 5 सब्जेक्ट्स में जो है हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एक मैंने आपको आसान तरीका बताया है, इसको आप करके देखें, आपको इसका फायदा होगा। और ये जो नॉलेज इनटेक करना है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। ये आप एक दिन में या आधे दिन में नहीं कर सकते, इसको टाइम लगता है। तो घबराना आपने शुरू में नहीं है कि आपको 2 3 4 दिन लगेगा, आपको लगेगा ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है, हम 2 या 3 या 4 दिन में तो सिर्फ 5 या 6 या 7 आर्टिकल्स पढ़ पाए, हम एक ऐसे फुल फ्लेज कैसे लिखेंगे टॉपिक के ऊपर। कोई बात नहीं, आप 1 महीना प्रैक्टिस करके देखें, 1 महीना ही पढ़ें चीजें, अखबार पढ़ें, इन चीजों को पढ़ें, अपने सब्जेक्ट्स को कवर करते जाएं। फिर आप देखें जहां से मर्जी टॉपिक आ जाए, आपने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है उसके ऊपर। मार्गला पेपर्स के 2020 के भी आ चुके हैं, आप करंट इश्यूज में 2020 के देखें, 2020 के आ चुके हैं। तो ये काम करें और आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन है जी इससे रेलेवेंट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन जी कंटेंट के हवाले से है तो पूछें। टॉपिक रीड करते हैं बट भूल जाता है, उसको कहते हैं। देखें जी, आप ना टॉपिक को जब पढ़ते हैं उसको ना डिस्कस किया करें। एक चीज कभी भी क्रैमिंग नहीं आप करते, सीएसएस इज नॉट अबाउट क्रैमिंग। आपको जो चीज मैं समझ सकता हूं, आप जो चीज पढ़ते हैं वो आपके ज़हन से निकल जाती है। आप एक चीज को पढ़कर ना एक दूसरे से डिस्कस किया करें। ये एक आइडियल टाइम है। आप में से जो लोग 21 में अपीयर होना चाह रहे हैं, और आई होप आप सब लोग ही तकरीबन 21 में अपीयर होना चाह रहे होंगे, तो ये एक आइडियल टाइम है जहां पर 3 साढ़े 3 4 महीने आपके एग्जाम्स में रह गए। यहां पर आपकी ग्रुप स्टडी जो है बहुत मैटर करती है। एक चीज को पढ़ें, एक चीज को पढ़कर आपस में डिस्कस करें। जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अदरवाइज ऐसे तो आप क्रैम ही नहीं कर सकते, वो चीज क्रैमिंग नहीं हो सकती। ऐसे डिस्कस किया करें एक दूसरे के साथ। उस्मान पूछ रहे हैं कि ऐसे में क्या हमको रेलेवेंट थीरीज जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उस्मान, कर तो सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है ना वो इंग्लिश लिटरेचर का बंदा है, उसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा। अगर आप उसको पॉलिटिकल साइंस की या इंटरनेशनल रिलेशंस की या इकोनॉमी की थीरीज बताना शुरू कर देंगे, उसे समझ नहीं आएगी। तो थीरी अगर है जो कि आसानी से वो अंडरस्टैंड कर सकता है तो जरूर उसको बताएं। अगर कोई बहुत टेक्निकल थीरी आ गई है जो उसकी समझ में नहीं आ रही, तो वो इस तरह के टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल ना करें। हमने उसको समझाना है ऐसे कि वो एक लेमैन है। ठीक है, ये उसकी फील्ड नहीं है। इकोनॉमी पे ऐसे आ जाता है, बहुत टेक्निकल बातें ना करें, उसके अंदर बहुत मुश्किल मुश्किल बातें ना करें। उसे ग्राउंड रियलिटीज बताएं, पाकिस्तान के मसले क्या है। कोई थ्योरेटिकल इंप्लीमेंटेशन बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस की किसी टॉपिक पे आ जाता है, आईआर की थीरीज को इनकॉर्पोरेट ना करें। अगर तो आप समझते हैं हाँ ये थीरीज की समझ आ जाएगी, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको रिलेट कर रहा हूँ अपने आर्गुमेंट के साथ, तो जरूर करें, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कोई टेक्निकल बात नहीं करनी। Is there any specific length criteria to count the words like number of sheets that are recommended to get? नहीं, स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो नहीं है उसमें। आप अगर अपने नंबर वर्ड काउंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल ये करें कि आपने एक पेज के ऊपर जो एक फुल जो पेज लिखा है उसकी आप फर्स्ट लाइन के वर्ड्स गिन लें। लेट सपोज वो 5 है, और नंबर ऑफ लाइंस गिन लें।
लेट सपोज लाइंस टोटल जो है वो एक पेज पे 15 है और आपने एक लाइन में जो है वो 6 वर्ड्स लिखे हैं, तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी कि आप एक पेज के ऊपर 90 वर्ड्स लिख रहे हैं। तो इसी तरह पेज काउंट कर लें कि आपने टोटल लिखे हैं 90 को, आप अगर आपने 10 पेज लिखे हैं तो वो आपको पता चल जाएगा कि 900 वर्ड्स बनते हैं। अगर आपने 20 पेज लिखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1800 वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये नहीं कि आपने एक एक जो है वर्ड को गिनने बैठ जाना, ऐसे नहीं होता ना, एग्जामिनर गिनता है, एक अंदाजा ही होता है। मसलन 15-16 पेजेस अगर आप लिखते हैं तो वो 1800 to 2000 वर्ड्स बन जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी राइटिंग के ऊपर। अगर आपकी राइटिंग बहुत छोटी छोटी है, उस पर आप 15 से 20 पेजेस लिखेंगे तो वो तो 4000 वर्ड्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत बड़ी है, फिर आप 15 या 20 सफ़ों पे एक अपना ऐसे लिखते हैं तो वो आपकी मुश्किल से 1400-1500 वर्ड्स बनेंगे। डिपेंड करता है राइटिंग पे, इसका कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। आपकी एक सिंपल इसका ये है कि आपकी एक जो है ना वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लेंथ जरूर होनी चाहिए कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि बहुत छोटा लिख दिया या बहुत ज्यादा लंबा लिख दिया। वो एवरेज मैंने आपको बता दिया 15-16 पेजेस होते हैं आपके सीएसएस के, इतने आप लिख दें, 13 से 16-17 की रेंज में आप लिख दें तो आप कैसे पास हो जाता है। लेंथ दरअसल मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन खैर लेंथ भी किसी एक स्टैंडर्ड पे जाकर जो है वो करती है। अगर आप 3 पेजेस कैसे लिखाएंगे तो अब लेंथ तो मैटर करेगी वहां पर, लेकिन अगर आप 15 पेजेस कैसे लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, तो आप कैसे पास हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन जी किसी किसी? अच्छा जी, ये अमीर हमजा पूछ रहे हैं कि जी सेट एग्जामिनर बेयरली हैज 1 to 2 minutes to check a paper, does quality really matter then if we can't check the entire? देखिए जी, बात ये है कि एग्जाम क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी में वो यही 3 चीजें देख रहा है ना एग्जामिनर, आपकी ग्रामर देख रहा है, आपकी कोहेरेंस देख रहा है, आपकी रेलेवेंस देख रहा है। आपकी आउटलाइन से उसको अंदाजा हो जाता है कि क्या आप रेलेवेंट लिख रहे हैं, क्या आपकी आर्गुमेंट्स में कोहेरेंस है, अब बात की जो तरतीब आपने दी है आउटलाइन के अंदर, क्या उसके अंदर कोहेरेंस है। और उसके बाद जब आप उसको लिखना शुरू करते हैं तो जब वो इंट्रोडक्शन पढ़ता है, उस इंट्रोडक्शन से अंदाजा हो जाता है। आप अभी शायद ऐसे लिखते नहीं हैं और एक दूसरे के चेक नहीं करते। हम दोस्त क्या किया करते थे जब हम पढ़ते थे, हम ऐसे लिखकर एक दूसरे के चेक किया करते थे, तो हमें ना आइडिया हो जाता था एग्जामिनर की साइकी का। एक टाइम पे आप चेक कर करके ना आपको एग्जामिनर की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू किया तो अब मैं खुद भी ऐसे जब इवेल्युएट करता हूँ, चेक करता हूँ, तो मुझे अंदाजा हो जाता है। और लिटरली 1 से 2 मिनट ही लगते हैं एक ऐसे को देखने में कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 1 से 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, आप 30-35 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाता है। आप उसकी आउटलाइन से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये ऐसे किस स्टैंडर्ड का लिखा, और आउटलाइन को 5 से 10 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। ठीक है, तो क्वालिटी में ना वो चीजें जो देख रहा है, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि वो देख रहा है आपकी कोहेरेंस देख रहा है, रेलेवेंस देख रहा है, और उसके साथ साथ वो ये चीजें देख रहा है आपकी क्या कहते हैं, ग्रामर। इसमें अगर आप लैक कर रहे हैं तो इट मींस आप क्वालिटी इसको नहीं दे रहे। तो ये चीजें जो है वो देख रहे हैं। जी, यहां तक आपका कोई इशू है, कोई और मजीद क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें, तसल्ली से पूछ लें, मैं उनको आंसर करता हूं और फिर हम आगे आज अपना पहला ऐसे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर समझना उस ऐसे के अंदर बहुत जरूरी है, और उसके अंदर किसी किस्म की एम्बिगुइटी ना होना ये भी बहुत जरूरी है। स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी किस्म के तो वो आप पूछ सकते हैं। यार ये थोड़ा ठंडा ला दें पानी, पानी ठंडा नहीं है, थोड़ा सा ठंडा ला दें। If factually accuracy can be compromised, do we really need to gather that much data when we can improvise during essay? देखें जी, फैक्चुअल एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, इसमें मैनिपुलेशन चल जाती है। मैं कभी भी ये इसको सजेस्ट तो नहीं करता कि 2 नंबरी करनी चाहिए ऐसे में, लेकिन खैर चल भी जाती है। अब अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आ रहे किसी चीज के ऊपर, इसका फॉर्मूला है कि आप खुद फैक्ट्स एंड फिगर्स बना लें। फिर वही लॉजिक है कि एग्जामिनर जो है वो लिटरेचर है उसकी फील्ड, उसको नहीं पता
आज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट यूएनडीपी ने कौन सी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है, आईएमएफ ने कोई रिपोर्ट पब्लिश की है, वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट पब्लिश की है, कोई इशरत हुसैन जो है वो गवर्निंग द अनगवर्नेबल में क्या कह रहा है, या कोई आप हेनरी किसिंजर अपनी वर्ल्ड ऑर्डर की किताब में क्या कह रहा है, उसने ये शायद किताबें नहीं पढ़ी हुई, और ऑब्वियसली नहीं पढ़ी होंगी, उसकी उसका वो लिटरेचर का आदमी, उसका पॉलिटिक्स के इकोनॉमिक्स से ऐसे लेना देना नहीं है। तो यहां पर आप कोई यूएनडीपी का, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे का, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस तरह की जो आप चीजें डालते हैं, इसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको नहीं, आप भूल गए अगर कोई फैक्ट आपको नहीं आता, आप अपनी तरफ से बना के लिख लें, उसको नहीं पता, और वो इतनी गहराई पे जाके देखेगा भी नहीं कि जी इसने पॉइंट्स लिखे हैं तो चलो मैं गूगल करके देख लूं, बाकी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक है, नहीं, उसके पास टाइम नहीं है इतना। उसने सिर्फ ये देखना है कि हाँ इसने अपनी बात को, आर्गुमेंट को जस्टिफाई किया विद एनी फैक्ट। तो ये यहाँ पर इतनी मैनिपुलेशन चल जाती है, तो इसकी खैर होती है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, आपको बकायदा क्रैमिंग नहीं करनी, आपको बकायदा रट्टे नहीं लगाने फैक्ट्स एंड फिगर्स को कि जी ये इसका फैक्ट ये है, इसका फैक्ट ये चीजें मैनिपुलेटेड होती हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें गुंजाइश होती है। ठीक है, इंट्रो का जनरल पार्ट शेयर प्रॉब्लम देयर काइंडली शेयर। इंट्रो का जनरल पार्ट आप महक को क्या कह रही हैं, जो जनरल पार्ट है इंट्रो का, जो फर्स्ट आप कह रही हैं अनफोल्डिंग द टॉपिक, देखें जी आपका जो एस्से का इंट्रोडक्शन है उसको आप शुरू करते हैं एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट के साथ, जिसे कहते हैं अनफोल्डिंग द टॉपिक। अपने टॉपिक को अनफोल्ड करना, अपने टॉपिक को खोलना, ओपन करना विद एनी जनरल स्टेटमेंट। किसी जनरल बात से आप अपने टॉपिक को खोल दें, चाहे वो कोटेशन है, चाहे वो कोई डेफिनेशन है, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल चीज है, चाहे वो कोई कहानी है, चाहे वो कोई एनेक्डोट है, तो किसी भी जनरल बात से आप अपना एस्से जो है वो, एस्से का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ट्रू इनकरेक्ट ग्रामर लीड्स टू फेल इन इंग्लिश एस्से? इसमें कौन सी शक की बात हो सकती है मुस्तफा कि आप इंग्लिश एस्से का पेपर लिख रहे हैं और उसके अंदर अंग्रेजी ही ठीक नहीं लिख रहे? तो अब आप मुझे खुद बताएं कि एक कॉमन सेंस क्या कहती है कि आप पास हो सकते हैं? अंग्रेजी जबान का पेपर है और अंग्रेजी ही ठीक नहीं लिख रहे उसमें, तो फेल तो होना चाहिए आपको। ठीक है, इनकरेक्ट ग्रामर जो है वो आपको फेलियर की तरफ लेके जाती है। ग्रामर में कोई गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। If someone wishes to push for a mark north to 60 marks, what sort of a technique would you advise? देखिए, 60 या 70 नंबर लेना चाहते हैं तो फिर आप आर्गुमेंटेटिव एसेस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, लेकिन ये एक रिस्क है, मैंने आपको बताया था, ये रिस्क इस वजह से है कि आप 60 या 70 को अचीव करते करते 6 या 7 पे भी फेल हो सकते हैं। उसकी मैंने रीजन आपको बहुत एक क्लियरली बताई थी कि एस्से के अंदर सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पर जो आर्गुमेंटेटिव एस्से होते हैं। ठीक है जी, आपने सीएसएस क्लियर किया था इसलिए पूछा, थोड़ा सा इररिलेवेंट आ रहा है, यहाँ से रेफरेंस देते हैं आयात की, क्या जरूरी है कि अच्छा जी, ये थोड़ा सा इन्होंने सवाल पूछ लिया, चले मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ। ये पूछ रहे हैं जी, इस्लामियत में जो रेफरेंस देते हैं आयत का, जरूरी है कि एग्जैक्ट आयत नंबर ऐड किया जाए? देखें, अगर आपको आयत नंबर नहीं आता तो ना ऐड करें, अगर आप गलत ऐड कर देते हैं तो उसका एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। इसी तरह से आपको अगर आयत की अरबी नहीं आती तो ना लिखें अरबी, अगर अरबी गलत लिखेंगे तो वो ज्यादा एक बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। तर्जुमा लिख दें और आप कुरान की जो सूरत है उसका नाम नीचे लिख दें। आयत नंबर लिखना लाजमी नहीं है, अगर आपको नहीं याद, लाजमी नहीं है। ठीक है, बाय द वे दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कोहेरेंस। आप ऐसे की बात करते करते अचानक डेविएट हो गए इस्लामियत पे, लेकिन मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कोहेरेंस। इसे कहते हैं कोहेरेंस का कम होना अपने ऐसे में। चलें जी, अच्छा जी, आगे बात करते हैं अपने ऐसे की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला ऐसे है, ये मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इज पाकिस्तान ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स
ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा आज का एसे है जी। क्या पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है? पहले तो आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं, इस सवाल का जवाब हाँ है या ना है, कि क्या पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा है या नहीं बढ़ा? बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे आप सब लोग कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, जी बिल्कुल बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब आप एक टॉपिक चूज कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका स्टेप वन होता है वो होता है डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक। डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक। जब कोडिंग करते हैं, इसमें दो तरह के आइडियाज आते हैं, मेन आइडियाज एंड अलाइड और लिंकिंग आइडियाज। अब आप मुझे बताएं कि इसमें मेन आइडिया आपको कौन सा नजर आ रहा है? मैंने आपको बताया था मेन आइडिया हमेशा वो होता है जो हमें नजर आ रहा होता है, स्टेटमेंट में सामने नजर आ रहा होता है। तो मेन आइडिया इसमें क्या है? इसमें मेन आइडिया है, वो पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं बढ़ रहा है। आप बताएंगे कैसे बढ़ रहा है, हाउ, या फैक्टर्स दैट लीड पाकिस्तान टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है? आपसे मैंने पूछा बढ़ रहा है, आपने कहा बढ़ रहा है। तो क्या आप पहले ये नहीं बताएंगे कि कैसे बढ़ रहा है, हाउ? किसी को यहां पे कोई इतराज, किसी किस्म का कोई चीज समझ ना आई तो पूछें। मेन आइडिया समझ आ गया आपको? कोई समझ नहीं आई तो पूछें। क्लियर? अच्छा, मेन अलाइड आइडियाज क्या हो सकते हैं? अब अलाइड आइडियाज वो आइडियाज होते हैं जो अपेरेंटली तो हमें यहां नजर नहीं आ रहे, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो लिंक्ड होते हैं, अलाइड होते हैं मेन आइडिया के साथ। अब आपने बता दिया कि पाकिस्तान, जी पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब इसके अलाइड आइडियाज क्या हो सकते हैं? जाहिदा वो तो हमने बोल दिया ना मेन आइडिया में कि कैसे पाकिस्तान बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, हाउ। तो मेन आइडिया हो गया कि पाकिस्तान कैसे बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, उसको तो एक्सप्लेन करना है मेन आइडिया। क्या हम ये कह सकते हैं कि जी बिल्कुल पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके रास्ते में कुछ हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं, और हमें उन चैलेंजेस को कोप अप करने की जरूरत है विद पर्टिनेंट मेजर्स। challenges and solutions. Challenges in the way of becoming a globalized state. और फिर way forward to counter this. तो हमने क्या किया, हमने डिकोडिंग करके 3 डोमेन्स निकालनी। हमारा अब हम इन 3 डोमेन्स की बेस पे अपना एक स्टांस डेवलप करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट। हमने ये स्टांस लिया कि जी इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन इसके बढ़ने में कुछ रुकावटें हैं, इसके रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं। अगर हम उन चैलेंजेस को कोप अप कर लें तो पाकिस्तान एक इन ट्रू एसेंस एक ग्लोबलाइज्ड स्टेट बन सकता है। मेरी बात से किसी को इतराज हो, किसी किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये बात समझ आ गई जो मैंने आपको बताई? समझ आ गई जी? चलें, अब आप लोग क्या करें, आप सब लोग अपनी अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं इसी के ऊपर। स्टांस तो मैंने आपको बता दिया, उसको सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट करना है बस।
ये 3 चीजें हैं, इसकी बेस पे आप लोग जरा अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं और यहाँ टाइप करके मुझे भेजें, मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या गलती है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस महज जरूरी नहीं है। आपने बता दिया, आपने स्टांस ये लिया कि इसके रास्ते में कुछ चैलेंजेस हैं, वो इम्प्लीकेशंस ही होगी ना एक तरह से, तो चैलेंजेस हैं। ठीक है, सॉरी इम्प्लीकेशन नहीं हुई, चैलेंजेस हुए, तो इम्प्लीकेशंस की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास 3 डोमेन्स हैं, कंप्रिहेंसिवली आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। जरा बनाए थीसिस स्टेटमेंट और बताएं मुझे। मरियम, यहां पर आप ग्लोबलाइजेशन को आउटलाइन में डिफाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट में डिफाइन करना। आप फिलहाल थीसिस स्टेटमेंट अभी इसके ऊपर बनाए, मैं फिर आपको बताता हूं उसका। अच्छा जी, महक ने लिखी है जी, पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स बट देयर आर चैलेंजेस इन द वे, इन इट्स वे होगा, पाकिस्तान कैन अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजी टू डील विद दीज हिंड्रेंसेस। वेरी गुड। अमीर हमजा, पाकिस्तान steady and gradual shift towards globalization has become as a sigh of relief after years of security instability। अमीर, ये बहुत लंबी आपने लिख दी है, ये बात नहीं, इतनी लंबी तमहीद नहीं माननी, सिंपल बताएं कि पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा है जैसे महक ने बनाई है। However, the process of globalization is not without its challenges and hindrances. In order to achieve the maximum benefits of globalization, Pakistan will need to keep on track of favorable policies which make Pakistan globalized hub। हाँ ये ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप कंप्रेस करें, बहुत लंबी बना दी आप। पाकिस्तान lies in the list of lies, कहाँ पे है? Pakistan lies in the list of developing nations which is moving towards globalization slowly and steadily। Pakistan is having some hurdles in his way towards globalization। इसमें आपने solutions का जिक्र नहीं किया उस्मान, ये सिंपल, ये सिंपल रखी है ओके हो, इसका क्या मतलब हुआ? Pakistan is gradually becoming a globalized state. There are numerous factors that are contributing in favor of globalization, but there are a few hurdles that need to be addressed। Very good। Pakistan is certainly moving towards a globalized state with passage of time, but there are still some hurdles in its way which needs to be resolved effectively by government and people of Pakistan। Good। Pakistan is going towards globalization although it has some provocation in its way। आपने solutions की बात नहीं की है वैसे। Pakistan is moving towards globalization due to a number of factors, although it has a number of challenges towards becoming a globalized state. Pakistan can carve out a way forward through a number of ways। Good।
Pakistan today is on the verge of becoming a globalized state, but it is facing a number of hurdles. In order to become a true globalized state, it will have to take a few necessary steps. Good. Pakistan is moving towards globalization gradually. There are challenges which it has to face during this transition. Certain steps are needed to counter these challenges and complete the transition. Globalization is the regular interaction between similar and diverse entities in the world, but some challenges making hurdles. ये गलत है हमजा आपकी. पाकिस्तान का तो जिक्र ही नहीं है इसमें. Globalization is the regular interaction between. ये गलत है हमजा, नीचे आ जाए. Although Pakistan is moving towards globalization, it has to face multiple challenges which need concerted efforts to have a smooth journey towards globalization. To move Pakistan towards the globalized state, many political and economic factors readily playing their part. ये गिना ठीक नहीं है. आप ये देखें ऊपर ये स्टूडेंट्स बाकी कैसे बना रहे हैं. Pakistan is moving towards globalization. For that matter, many initiatives have आएगा, has नहीं आएगा, have been taken, but somehow Pakistan is facing challenges and there is a dire need to encounter it. ठीक है. Mahnoor लिख रही हैं, Pakistan is gradually moving towards globalization due to many aspects, but there are some hinders. Hinders तो वर्ब होता है, आप नाउन है इस्तेमाल करना है. Hindrance कहेंगे यहाँ पे, hindrances कहेंगे. To do so and will try to cope with these hurdles to become a globalized state. Good. नीचे आ जाएंगी. Nayab, a commendable move of Pakistan towards getting globalized will definitely have a jagged path. The empirical steps will provide a way to move forward. इसमें आपने challenges की बात नहीं की नायाब. ठीक है. उसके बाद जी सारा सुलेमान, Pakistan stands low on the globalization ranking of the countries of the country because there are many factors. ये ठीक नहीं है सारा आपकी. In the last few years, multiple factors have led Pakistan in the right direction towards globalization, resisting multidimensional challenges on its way. ये भी ठीक नहीं है. Pakistan is moving with the world globalization race for which Pakistan will have to opt the globalization to state among world global race, but to jump into the race, Pakistan is facing too many barriers and challenges for which Pakistan needs to counter them. मरियम ये रेस वगैरह की बात ना करें, आप सिंपल बताएं कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है. दैट्स इट. ठीक है. तो ये फिलोसफिकल टच इसको बिल्कुल ना दें. ये वो है, ऐसे है, इशू बेस्ड ऐसे है. चलें जी, आप में से ऑलमोस्ट सब लोगों की जो है वो ठीक है. कुछ लोगों ने थोड़ी थोड़ी गलतियां की हैं, वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर उनकी वो गलतियां जो हैं वो कोप अप हो जाएंगी. अब हम बात करते हैं इसकी एक आउटलाइन का स्केच बना देता हूं मैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो आगे इसके ऊपर एक मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे. आउटलाइन का स्ट्रक्चर ये होता है जी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा. इंट्रोडक्शन के बाद मेन हेडिंग आएगी, फैक्टर्स लीडिंग पाकिस्तान टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन. ABCDE. इसका स्केच में से बना रहा हूं. ये मैं एक एक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लेक्चर में. अच्छा जी. नंबर 3, challenges for Pakistan to become a truly globalized state. Way forward to cope the existing challenges in order to prosper Pakistan in global arena. ABCDE. कंक्लूजन. ठीक है जी.
ये एक स्ट्रक्चर होता है आपके आउटलाइन का। अब ये जिन लोगों की बाद में आई है जी, अब ये मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप बाकी कीजिएगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सब लोगों की थीसिस स्टेटमेंट्स पढ़ना एक क्लास में, हम भी बाकी चीजें नहीं पढ़ सकेंगे अपनी। अच्छा जी, ये एक स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आउटलाइन का। तो इस तरह से आपकी आउटलाइन बनेगी। इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इशू है तो पूछें, अदरवाइज फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ अपनी बात इसके ऊपर। मुख्तार को जरा बताइए, मुख्तार फहद में से। अच्छा जी, सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे पे। ऐसे का टॉपिक है हमारा कि क्या पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, इज पाकिस्तान ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। हमें इस टॉपिक से पहले ये समझना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ क्या है। ठीक है, समझने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आप अगर कोई डिफाइन करना चाहे आप में से, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं एक अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप में से कोई शख्स जी जो डिफाइन करना चाहे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। विदाउट बैरियर्स एंड बाउंड्रीज, ठीक है। इट रेफर्स टू कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स, बिल्कुल ठीक। अ वेल कनेक्टेड वर्ल्ड विद ओपन बॉर्डर्स, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल एक्सेस भी ठीक है। Integration of economy of a country with the economies of other countries under conditions of free flow of trade, ठीक है। काफी का कहा था मैंने उसको, बगैर उसके कर दें। Global village, connectivity of world, international organizations operating on an international scale, the world coming together due to increasing connectivity and cooperation, regular interaction, process of interaction among people, companies and government worldwide, free trade। अच्छा जी, आप लोग बिल्कुल सही बताइए, आप सब लोगों ने। आप में से किसी इंडिपेंडेंस, किसी ने कहा इंटरकनेक्टिविटी, किसी ने कहा जी कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन, किसी ने कहा जी फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड विदाउट एनी बॉर्डर्स, विदाउट एनी बैरियर्स। फिर किसी ने कहा कि जी इंटरेक्शन ऑफ पीपल, कंपनीज एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारी डेफिनेशंस ग्लोबलाइजेशन की अम्ब्रेला के अंडर आती हैं। मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूं कि ग्लोबलाइजेशन, यहां से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन globalization is a regular interaction between similar and diverse entities in the world। ये डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है, ये अपेरेंटली तो हमें कुछ वेग लगती है, बड़ी सुपरफिशियल सी लगती है कि ग्लोबलाइजेशन एक रेगुलर इंटरेक्शन है सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज का दुनिया में। इसका क्या मतलब हुआ? इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको इसमें दो टर्मिनोलॉजीज का पता होना बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। नंबर वन, रेगुलर इंटरेक्शन। नंबर टू, सिमिलर एंड डाइवर्स एंटिटीज। ये दो टर्मिनोलॉजीज को समझ जरूरी है अगर आप ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरेक्शन। ये सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज क्या होती हैं, पहले इनको देखते हैं। दुनिया में दो तरह की एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, स्टेट एंटिटीज, नॉन स्टेट एंटिटीज। एंटिटी हम किसी भी चीज को कह सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज। हम किसी भी चीज को स्टेट एंटिटी तब कहते हैं जब वो चार क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है। चार क्राइटेरिया पे। नंबर वन, इट मस्ट हैव डिफाइंड टेरिटरी।
इट मस्ट हैव डिफाइंड टेरिटरी। उस टेरिटरी के अंदर पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशन को सॉवरन गवर्नमेंट गवर्न कर रही होगी, और उस गवर्नमेंट में कैपेसिटी हो इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करने की। जिस भी चीज में, जिस एंटिटी में ये चार एलिमेंट्स होंगे, उसे हम कहेंगे कि ये एक स्टेट एंटिटी है। डिफाइंड टेरिटरी, पॉपुलेशन, तीसरा सॉवरन गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट में कैपेसिटी होना इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करने की, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक स्टेट एंटिटी है। इसको ऐड की, इनको आगा फरहान अली, इनको ऐड कर दीजिएगा। और जिस भी एंटिटी के अंदर ये चार एलिमेंट्स ना हो, या चार में से एक भी ना हो, उसको हम कहेंगे नॉन स्टेट एंटिटीज। स्टेट एंटिटीज में पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया, चाइना, यूएस, ये सारे स्टेट एंटिटीज हैं। नॉन स्टेट एंटिटीज क्या होती हैं? जिसमें इन चार में से एक या चारों या दो या तीन फैक्टर्स लैक कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे नॉन स्टेट एंटिटी है। जिस तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। क्या यूनाइटेड नेशन की कोई टेरिटरी है? नहीं है। क्या उसकी कोई पॉपुलेशन है? नहीं है। तो इसलिए स्टेट एंटिटी नहीं है। इसी तरह से NGOs, नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह की USAID का आपने नाम सुना होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी अपनी एक डाइवर्स नेचर है, जो कि IGO से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह से MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, लिवाइस है, ये क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। बेलिजेरेंट ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स, अलकायदा, TTP, ISIS, ये सारे नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं। ये हो गई स्टेट एंटिटीज, ये होगी नॉन स्टेट एंटिटीज। जब हम इनका आपस में रेगुलर इंटरैक्शन पढ़ेंगे, इसको कहेंगे सिमिलर एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरैक्शन। जब हम इनको स्टडी करेंगे, अगर हम इन सबको स्टडी, इनका रिलेशन आपस में देखते हैं, तो हम कहेंगे डाइवर्स एंटिटीज का आपस में रेगुलर इंटरैक्शन, क्योंकि इनकी सबकी नेचर डाइवर्स है। और अगर ये नॉन स्टेट एंटिटीज इन स्टेट एंटिटीज के साथ लिंक्ड हैं, आपस में ताल्लुकात, इनके रेगुलर इंटरैक्शन हो रहे हैं, तो उनको भी हम कहेंगे कि डाइवर्स एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरैक्शन। इन्हें कहते हैं सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज। अब सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज में किस किस्म का रिलेशन, किस किस्म का रेगुलर इंटरैक्शन? पाकिस्तान, इंडिया, US, चाइना, ये स्टेट एंटिटीज हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का मसला चल रहा है। ये दोनों मुल्क कश्मीर का मसला बैठकर डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व अगर कर लें, तो हम कहेंगे सिमिलर एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरैक्शन किस किस्म का? पॉलिटिकल नेचर का, पॉलिटिकल इंटरैक्शन। इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर के ऊपर खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, यूनाइटेड नेशन यहां से इंटरवीन करता है और इंडिया पाकिस्तान की जंग बंदी करवाता है, तो हम कहेंगे डाइवर्स एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरैक्शन किस किस्म का? पॉलिटिकल नेचर का। पाकिस्तान इस टाइम IMF से लोन ले रहा है। IMF पाकिस्तान को लोन दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही। डाइवर्स एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरैक्शन किस किस्म का? इकोनॉमिक इंटरैक्शन। कोरोना वायरस आया, उसमें चाइना ने पाकिस्तान की मदद की विद इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, विद मेडिकल फैसिलिटीज। चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। सिमिलर एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरैक्शन किस किस्म का? सोशल नेचर का, सोशल इंटरैक्शंस। पाकिस्तान पिछले 20 साल से वॉर ऑन टेरर लड़ रहा है, बेलिजेरेंट ग्रुप्स के खिलाफ, अलकायदा, TTP के खिलाफ।
डाइवर्स एंटिटीज के दरमियान रेगुलर इंटरेक्शन किस नौयत का? वॉर लाइक इंटरेक्शन। वॉर लाइक इंटरेक्शन। एक टाइम पर जब ये सिमिलर एंटिटीज और ये सारी डाइवर्स एंटिटीज और ये सब डाइवर्स एंटिटीज एक दूसरे के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट कर रही हैं, सोशली, कल्चरली, वॉर लाइक, एक टाइम पे जब इन सब के दरमियान इस तरह के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। यहां तक कोई मसला जी, किसी किस्म का कुछ चीज समझ ना आई हो तो पूछो। जी देखें जी, एंटिटी का मैंने आपको वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक स्टेट एंटिटी, एक चीज एक स्टेट है, एक नॉन स्टेट है। अगर हम एंटिटी के साथ अगर स्टेट लगा रहे हैं तो फिर वो स्टेट को भी तो रिप्रेजेंट कर रही है ना। जो आपका कंसर्न है कि हमने स्टेट्स को क्यों नहीं लिखा, ये नेशन क्यों नहीं लिखा, स्टेट नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटिटीज का मतलब स्टेट एंटिटीज और नॉन स्टेट एंटिटीज, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनके साथ ये एक नाउन लगाया जाता है। इंट्रो में आप लिख सकते हैं, इंट्रो में आप डिफाइन कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। आप एंटिटीज की जगह एक्टर्स कर लें, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक्टर्स भी लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कहा है, इतनी गहराई में तो जाने की वजह जरूरत नहीं है जितनी आप गहराई में चले गए। आप एक्टर्स कर लें, एंटिटीज कर लें, कुछ भी कर लें आप। अच्छा जी, ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये 1980s के अंदर आया था, जो टर्म कॉइन की गई ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ना, दुनिया जब से वजूद में आई है तब से ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करती आ रही है, लेकिन इसको 1980 में ही ग्लोबलाइजेशन क्यों कहा गया, पहले क्यों नहीं कहा गया? वो इसलिए नहीं कहा गया कि ये जी इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के अंदर आती है, ठीक है। अब मैं बात क्या कर रहा था, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जी मुझे पहले बात कंप्लीट करने दिया करें, मैं खुद आप लोगों से पूछता हूं अगर आपका कोई क्वेश्चन है। अब दरमियान में वो फिर ये इस तरह आया था। हाँ, मैं हम ये बात कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1980s के अंदर आया, और जिसे कहा गया ग्लोबलाइजेशन, हालांकि ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है जब से दुनिया वजूद में आई। इसको ग्लोबलाइजेशन इस वजह से कहा जाने लगा 1980s में, क्योंकि 1980s से पहले ये जो डाइवर्स एंटिटीज थी इनका वजूद नहीं था 1945 ऑनवर्ड्स बढ़ना शुरू हुआ ना, उस टाइम मैच्योर वजूद नहीं था, इनका वजूद मैच्योर हुआ 1980s में। और आज से 100-150 साल पहले देखें तो इनका तो वजूद ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएसएड, एमएनसीज, बेलिजरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे आज से 100-150 साल पहले? नहीं। दुनिया में डाइवर्स एंटिटीज नहीं थी, दुनिया में सिर्फ एक तरह की एंटिटीज थी, एंड दैट वर सिमिलर एंटिटीज, स्टेट्स, नेशन स्टेट्स। उनके दरमियान रेगुलर इंटरेक्शंस थे, सोशो पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक नेचर के थी। वो भी ग्लोबलाइजेशन, लेकिन उसका स्कोप नैरो था। उस ग्लोबलाइजेशन को कहा जाने लगा इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म का वर्ड निकला है इंटरनेशंस से, नेशंस के दरमियान, कौमों के दरमियान। तो ग्लोबलाइजेशन पहले दिन से एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी उसका स्कोप नैरो था। आज जो ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करती है इसका स्कोप बहुत जो है वो वाइड है। ये फर्क है। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी? यहां तक कोई किसी किस्म का मसला पूछे?
क्लियर है जी यहां पर सबको? अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ रहा है। मैं ये ऐसे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले बताता चलूं, आपको थोड़ा सा जरा इस चीज पे लाने के लिए कि आप लोग को, जो स्टूडेंट्स को डर होता है ना ऐसे का, कि ऐसे पता नहीं कितनी को मुश्किल चीज है। ये जो मैं अभी चीजें एक्सप्लेन पूरी आउटलाइन को करने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की कितनी तैयारी है कितनी नहीं तैयारी, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ये सारे का सारा ऐसे आप सबको आता है, आप सबको आता है। ये जो मैं पॉइंट्स अभी सारे एक्सप्लेन करूंगा, ये सारे के सारे आपको आते हैं। तो ऐसे में असल चीज होती है कि अगर आप टॉपिक को इंटरप्रेट कर लें, उसका स्टांस सही बना लें, तो ऐसे लिखना बहुत आसान है। अभी जो हमने आउटलाइन बनाई है ना, हम सबसे पहले इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान कैसे ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के वे फॉरवर्ड क्या हैं। एक एक पॉइंट आपको आता है। अगर मैं आपको भी कहूं कि ये आउटलाइन है, इसके ऊपर ऐसे लिख दें, आप लिख देंगे। तो ऐसे एक बहुत आसान चीज है, इसको सर पे बिल्कुल सवार ना करें, सिर्फ प्रैक्टिस करें, टॉपिक्स को ज्यादा ज्यादा इंटरप्रेट करें, उनकी डिकोडिंग करें, उनके थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, आउटलाइंस बनाएं, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। एक सही डायरेक्शन मिल जाए तो ऐसे लिखना तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी पाकिस्तान कैसे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आप देखें, इसमें हम पॉइंट्स, वो फैक्टर्स बताएंगे, हमने वो फैक्टर्स पे बात करनी है जिससे हमें लगता है देखते हुए कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर ये है कि पाकिस्तान इस टाइम पे जितने भी इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज दुनिया में चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ, मुल्कों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कॉपरेशन कर रहा है इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, रीजनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें आप सबसे पहले अफगानिस्तान का मसले का बताएंगे। पीस डील में पाकिस्तान एक अहम किरदार कैसे अदा कर रहा है? क्या ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है? क्या ये कॉपरेशन नहीं है? कॉपरेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। आप बताएंगे पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी को कम करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहा है। इमरान खान ने भी पिछले साल दौरा किया, इससे पहले नवाज शरीफ ने दौरा किया। दो बड़ी ताकतों के दरमियान, मुसलमान ताकतों के दरमियान पाकिस्तान रिलेशंस को जो है वो मॉडरेट करने की कोशिश कर रहा है। आप यहां बताएंगे कि पाकिस्तान और ईरान टेंशंस को कैसे मिटिगेट करने के लिए क्या क्या डिप्लोमेटिक जो है वो इनिशिएटिव्स दे रहे हैं। आप बताएंगे कि अभी रिसेंटली जो टर्की और सऊदी अरेबिया की गिरफ्त स्टार्ट होगी, उसमें पाकिस्तान एक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, उनकी आपस में सुलह करवाने के लिए, उनकी आपस में रिकंसिलिएशन करवाने के लिए। अगर अब एक पॉइंट के ऊपर आपको ये 3-4 बातें करनी पड़े, एक पैराग्राफ में ये एग्जांपल्स देनी पड़े और बताना पड़े कि पाकिस्तान कैसे एक मीडिएशन का कोऑपरेशन कर रहा है, पाकिस्तान कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा है वर्ल्ड पावर्स के साथ इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने में, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान रीजनल, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स और एनर्जी कॉरिडोर्स के थ्रू रीजनल और ग्लोबल इंटीग्रेशन के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इसमें आप सीपैक की बात करें, वन बेल्ट वन रोड की बात करें, इसमें आप रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आरपैक उसकी बात करें, इसमें आप एनर्जी पाइपलाइंस की बात करें, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइंस की बात करें, इसमें आप टापी की बात करें, तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया जो गैस पाइपलाइन उसकी बात करें, कासा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लग रहा है, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया प्रोजेक्ट उसकी बात करें, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन रशिया पाकिस्तान बना रहे हैं उसकी बात करें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर उसकी बात करें। वो तमाम एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर जिनके थ्रू पाकिस्तान रीजनल और ग्लोबल कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है। ये वो फैक्टर्स हैं जो बता रहे हैं पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, रीजनल लेवल पर मसाइल को रिजॉल्व करने और इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए। इसमें आप बात करें, पाकिस्तान अभी एससीओ का हिस्सा बना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप बात करें, पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ में क्या रोल प्ले कर रहा है। इसमें आप बात करें कि पाकिस्तान सार्क को एफिशिएंट बनाने के लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं।
एक एक पैराग्राफ लिखना इन चीजों में, एक पैराग्राफ में एग्जांपल्स देते जाना, सारे बात को जस्टिफाई करते जाना। कोई मुश्किल बात लग रही है इसमें? कोई ऐसी बात है इसमें जो ना आती हो आपको? इसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेशन कर रहा है इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने में, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। पाकिस्तान हर साल यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपनी फोर्सेस भेजता है ना, यूएन पीस कीपिंग मिशन। पाकिस्तान एफएटीएफ के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को खत्म करने के लिए कोऑपरेशन कर रहा है। पाकिस्तान इस टाइम पे, हाँ यूएन का हो गया, एफएटीएफ का हो गया, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए इस टाइम पे इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ, यूएन के साथ काम कर रहा है। फोर्थ पॉइंट हो गया। इसके बाद आप बात करेंगे पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज को कोप अप करने के लिए दुनिया के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है और बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट्स, पूरी दुनिया का जो एक मसला है क्लाइमेट चेंज, उसे कोप अप करने के लिए पाकिस्तान स्ट्रेटजीज बना रहा है। पाकिस्तान डिजिटाइजेशन में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान ई कॉमर्स को प्रमोट कर रहा है, ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है, ई एजुकेशन, ई हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइजेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, डिजिटाइजेशन के थ्रू लोगों का इंटरेक्शंस को फैसिलिटेट कर रहा है। क्या ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है? पाकिस्तान कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, रिलीजियस ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, जहां पाकिस्तान करतारपुर बॉर्डर के थ्रू सिखों को जो है वो वेलकम कर रहा है, सिख पिलग्रिम्स को। पाकिस्तान हिंदू टेंपल्स को मजीद दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, हिंदू एथनिसिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके टूरिज्म के लिए। पाकिस्तान ने अभी फरवरी में कोरोना से पहले कबड्डी का वर्ल्ड कप करवाया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है, जहां से दुनिया से लोग आ रहे हैं क्रिकेट खेलने आते हैं। पाकिस्तान में कल्चरल डाइवर्सिटी है जो टूरिज्म को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रही है। तो ये सारे पॉइंट्स, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं। मुझे कोई आप में से बता दे कि ये नहीं आते। अगर किसी को नहीं आते तो फिर इसका मतलब है कि आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं सीएसएस के, आपको सीएसएस में बिल्कुल अपीयर नहीं होना चाहिए अगर आपको ये नहीं आते। करतारपुर का आपको नहीं पता शहरियत क्या है ये? चलिए, अहमद कह रहे हैं कि जी ये सारी बातें जो आपने बताई हैं तो जहन में आ गई हैं, ये स्टेटमेंट देख के नहीं जज हुआ कि क्या लिखना है। ये ना एक स्लो प्रोसेस होता है, आप कभी भी पहली दफा में परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते कि आप पहली दफा स्टेटमेंट देखें और आपको सारी ये चीज आती है। सोचना पड़ता है, इस अमल को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। थोड़ा जहन पे जोर डालना पड़ता है और ये पहले दिन चीजें नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। तो इसका यही है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप। शहरियार, मैं ये बात कर रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन को आप करतारपुर बॉर्डर के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ पीपल। जब आपके सिख पिलग्रिम्स पाकिस्तान आ रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ पीपल है ना, ये भी तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है। आपकी कल्चरल इंटरेक्शन भी तो है, जो वहां के सिख पाकिस्तान के लोगों से आकर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जहां पर आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान कैसे इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स आ जाएंगे, स्कॉलरशिप्स आ जाएंगी, जिसमें यहां से स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर के मुल्कों में, बाहर के मुल्क से जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं यहाँ पर, तो ये चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है जी, अब यहां पर हम बात करते हैं कि मसाइल क्या हैं।
चैलेंजेस क्या हैं। अब ये भी आपको, इसमें भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें पता ना हो कि मसाइल क्या है। मसाइल ये है, जरा यार कैमरा नीचे कर दें थोड़ा, कैमरा ना नीचे, वो एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन खोलिएगा दूसरी वाली। हाँ, इसमें वीडियो पे जाएं जरा, ऑप्शन जो है, चलिए ठीक है रहने दें आप, बस ठीक है आ रही है। इसको मिनिमाइज कर दें। अच्छा जी, यहां पे आप चैलेंजेस किस किस्म के, सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को जो ग्लोबलाइजेशन के रास्ते में है, पाकिस्तान ग्लोबलाइज सही तरीके से नहीं हो पा रहा, वो है टेररिज्म। टेररिज्म की वजह से दुनिया डरती है आपके मुल्क में आने से, आपके मुल्क से इंटीग्रेट करने से। टूरिज्म आपके मुल्क में खत्म हो चुका है, आपके मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आती, आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, क्योंकि आपके मुल्क में जो है वो टेररिज्म है। दूसरा, आपके मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस है। आज आप पाकिस्तान को ग्लोबलाइज कर दें, आपके मुल्क में यूरोप से लोग आए, वो आकर अपना कल्चर इधर लेके आए टूरिज्म के लिए, ड्रिंकिंग करें, अपने वही ड्रेसेस पहने जो जो वो पहनते हैं, तो यहाँ पे आप उनको सरवाइव करने देंगे? आपके तो जो रिलीजियस फैक्शंस है वो तो मार देंगे उनको, वैसे सरवाइव नहीं कर सकते वो। तो आप में कल्चरल असिमिलेशन का एलिमेंट नहीं है, हम फिर को असिमिलेट नहीं कर सकते। हमने दूसरे कल्चर को क्या असिमिलेट करना है? हम तो एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हर्डल है, रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत बड़ी हर्डल है। कभी भी ऐसी सोसाइटीज तरक्की नहीं करती जहां पर फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज परस्यू की जाती हैं। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर मसला है आपके मुल्क के अंदर फ्रेजाइल इकोनॉमी, वीक इकोनॉमी। जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे, आप एक चीज बेच नहीं रहे, खरीद नहीं रहे, तो असल तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही शुरू हुआ था इकोनॉमिक डायमेंशन से कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए विदाउट एनी टैरिफ्स। लेकिन जब आपके पास कोई चीज ही नहीं है बेचने की, तो फ्री ट्रेड कहां से आप करेंगे? वीक इकोनॉमी, नहीं बस ठीक। वीक इकोनॉमी के साथ साथ आपका वीक पॉलिटिकल सिस्टम, आपके मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम ही वीक है। चैलेंजेस जी मैंने आपको बताया, पहला चैलेंज है आपके मुल्क के अंदर टेररिज्म, दूसरा है एक्सट्रीमिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, तीसरा चैलेंज है जी वीक इकोनॉमी, चौथा चैलेंज है वीक पॉलिटिकल। ये तो अब आपकी जाके कोई 8-10 साल हुए, कोई डेमोक्रेसी थोड़ी बेहतर हुई है, अदरवाइज आपके तो आए दिन मार्शल लॉ लगा होता था। एक गवर्नमेंट घर जा रही है, एक आ रही है, फिर चले जा रही है, फिर आ रही है। आपके मुल्क का तो पॉलिटिकल सिस्टम ही जो है वो स्टेबल नहीं था। और जब तक आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है, आप उस लेवल पर जाकर आप उतनी देर अपने इंटरनेशनल रिलेशन सही तरह से डेवलप नहीं कर पाते जब तक आप अंदरूनी सतह पर ठीक नहीं। एक इंसान है, वो बीमार है, उसको बुखार है, उसको सर दर्द कर रहा है, उसका दिल करेगा किसी से बात करने को? नहीं करेगा। अंदरूनी तौर पर वो कमजोर है, अंदरूनी तौर पर वो ठीक फील नहीं कर रहा है, इसलिए वो कैसे दूसरे से, उसका कैसे दिल करेगा कहीं घूमने फिरने को, किसी से बात करने को? इसी तरह से आपके डोमेस्टिक अफेयर्स है। अगर आपके डोमेस्टिक डायनामिक्स, आपकी इंटरनल डायनामिक्स स्टेबल नहीं है, तो आप एक्सटर्नल आप अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? और यही चीज लीड कर दी है आपके फॉरेन पॉलिसी फेलियर पे। अगला पॉइंट आपका फ्रेजाइल फॉरेन पॉलिसी है, वीक फॉरेन पॉलिसी, जिसमें आप लॉबिंग नहीं कर सके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मुल्कों के साथ ताल्लुकात नहीं बना सके, क्योंकि आप वॉर एंड टेरर लड़े थे, आइसोलेट हुए थे। एक बड़ी एनार्किक हिस्ट्री से आप गुजर के आए, जहां पर कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ रिलेशन बन रहे हैं, कभी किसी वॉर का हिस्सा बन रहे हैं, कभी किसी वॉर का हिस्सा बन रहे हैं। आज तक तो आप स्टेबल ही 10-15 साल आप स्टेबल नहीं हो सकते। पूरी हिस्ट्री उठाकर देखें पाकिस्तान के, कोई आपको कंसेक्टिव 5 से 10 साल नजर नहीं आएंगे जहां पाकिस्तान स्टेबिलिटी के साथ जो है वो अपने मामला चला रहा हो। 10 साल पाकिस्तान में ऐसे नहीं है 70 साल हिस्ट्री में।
जहां पे आप कहेंगे हाँ ये 10 साल बहुत, ये 10 साल बिल्कुल स्टेबल थे, पाकिस्तान में कोई इश्यूज, तो आप फॉरेन पॉलिसी लेवल पे भी फेल है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको सही इन ट्रू एसेंस एक ग्लोबलाइज्ड स्टेट नहीं बनने देते। जी यहां पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये जी पता नहीं को पूछ रहे हैं कि ये तो 10 से भी ज्यादा पॉइंट्स हो गए हैं फर्स्ट हेडिंग में, ये 10 से ज्यादा नहीं, आपने 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैंने वैसे आपको 10-12 पॉइंट्स बता दिए, इनमें से कोई 5-6 लिखने हैं आप पॉइंट्स। यहां तक कोई मसला है तो पूछें। जी मैं हॉट टॉपिक्स बता देता हूं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें, आपको समझ आ रही है, अभी हम हॉट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। हॉट टॉपिक्स में पहली दफे नाम सुन रहा हूं। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के, हम इन चैलेंजेस को कैसे कोप अप कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस यही हैं कि सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए अपने मुल्क में, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। आप अपने सबसे पहले अपनी जो डिपेंडेंस है दूसरे मुल्कों के ऊपर इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, वो खत्म करें। जब तक आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी होंगी आपको, जिसके थ्रू आप अपनी इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा करें, रिसरेक्शन ऑफ इकोनॉमी। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर में है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन। जितना ज्यादा अपने आप को इनोवेट करेंगे उतना ज्यादा दुनिया में आप ग्लोबलाइज्ड होंगे सही तरीके से। दुनिया की मजबूरी बन जाएगी आपके साथ काम करना, आपके मुल्कों को विजिट करना, आपके मुल्क को, आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट्स करना। आज हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। पहला मैंने आपको बताया कि अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करें, अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। अगला टॉपिक मैंने इकोनॉमी को पढ़ाना है, उस पर बात करेंगे डिटेल में। दूसरा मैंने बताया इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको प्रमोट करें अपने मुल्क में। तीसरा, आपके मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करें। आप अंदरूनी सतह पर डिसइंटीग्रेटेड हैं, जिसकी वजह से आपके मसाइल आते हैं, वीक पॉलिटिकल सिस्टम, आपके टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, क्यों आते हैं? नेशनल डिसइंटीग्रेशन की वजह से। अपने आप को सबसे पहले इंटीग्रेट करें। जो चैलेंजेस हैं उसी तरतीब में, बेहतर तो यही है कि उसी तरतीब में आप सोल्यूशन दें तो ज्यादा बेहतर हो। इसके बाद जी नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करें। उसके बाद आप बात करेंगे कि आपकी जो है वो सिक्योरिटी अपरेटस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए टेररिज्म को कोप अप करने के लिए। जल्दी से जल्दी टेररिज्म को जड़ से उखाड़े। मिलिट्री ऑपरेशंस तो आपने कर लिए, अब वो नॉन काइनेटिक मींस के थ्रू आप एक टेररिज्म को खत्म करें। जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा, सिक्योरिटी डायलेमा पाकिस्तान के लिए रहेगा, तब तक जो है आपके मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। इसके बाद बात करेंगे आप इसमें कि अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करें ताकि आप फॉरेन पॉलिसी लेवल पर लॉबिंग कर सकें, इंटरनेशनल लॉबिंग। और ये पीटीआई गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इन्होंने इंटरनली तो जो किया है, एक्सटर्नली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग किया। आज पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रांग लॉबिंग हो रही है, पाकिस्तान के अलायंसेस बन रहे हैं।
रशिया आज आपके साथ है, चाइना, टर्की, मलेशिया, कतर, ईरान, सारे मुल्क आज आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करें दुनिया में, आपको दुनिया में टेररिस्ट स्टेट के नाम पे जाना जाता है। पर्सनल आपको मैं बता रहा हूं, पर्सनली बता रहा हूं, मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की है बाहर। आप किसी को बताएं पाकिस्तानी है, आपको अच्छा नहीं समझा जाता। मैं जर्मनी में था आज से 3 साल पहले, तो वहां पे जौहर सलीम थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर जर्मनी में। उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान को का एक इमेज बिल्डिंग के लिए। बर्लिन में जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, बसेस चलती हैं, उन्होंने बसेस के बाहर एक प्रोजेक्टर टाइप एलईडी लगवाई, डिजिटल कहते हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान की एक स्लाइड्स चलवाई उन्होंने ना, वो एक वीडियोस थी उसके, उसमें ये जरा म्यूट कीजिएगा जी। तो उन्होंने क्या किया, उस डिजिटल प्रोजेक्टर्स के ऊपर पाकिस्तान की टूरिज्म दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान की कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाई जा रही है, पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज दिखाए जा रहे हैं। उससे लोगों के अंदर पाकिस्तान के बारे में इमेज बहुत चेंज हो गया पाकिस्तान का। पहले वो एक टेररिस्ट कंट्री समझते थे, लोगों का आहिस्ता आहिस्ता इमेज बिल्डिंग हुई कि नहीं, पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री। बहुत से लोग टूरिज्म के लिए आए जर्मनी से पाकिस्तान। इमेज बिल्डिंग करें अपने मुल्क की दूसरे मुल्कों में, और ये होता है डिप्लोमेसी के थ्रू। आपका जो फॉरेन ऑफिस है ये उसका काम है, तभी आप सही तरीके से ग्लोबलाइज्ड हो सकते हैं। आप पाकिस्तान भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ नहीं देखा था। अभी पीटीआई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने आती एक लुक अफ्रीका पॉलिसी दी है, ये जरा पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। अब ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाने जा रहे हैं, कल्चरल रिलेशंस, टाइज बनाने जा रहे हैं। पहले हमने कभी 70 सालों में गौर ही नहीं किया कि वो भी एक रीजन है। तो इस तरह के इनिशिएटिव एक्सप्लोर करें नए एरियाज को, नए मुल्कों को, तो तब होता है जब आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग होती है। तो ये एक ओवरव्यू है जी इसका, लुक अफ्रीका पॉलिसी। लुक अफ्रीका, ये जी एक ओवरव्यू है इसका पूरे ऐसे का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इससे, सिर्फ प्रैक्टिस है। चीजों को थोड़ा सा जरा समझने की जरूरत है। एक दफा आप समझते हैं तो आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाती है। जी अब आपके जो सवालात हैं, हमारे पास 15 मिनट हैं अभी, आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो पूछें जी। कंक्लूजन ये होता है कि आप ये सारी बातों को आखिर में समराइज कर देते हैं, ये आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन में कोई नई बात तो नहीं होती, आउट ऑफ द वे जाके बात तो नहीं होती कि आपने कोई अलग से कंक्लूड बात करनी। यही सारी बातों को आप एट द एंड से आप अपना थीसिस स्टेटमेंट देते हैं और आप जनरली इसको कंक्लूड कर देते हैं। उसमें कोई ऐसा नई बात तो नहीं होती उसमें कंक्लूड करने में। असाइनमेंट आपकी है कि आपने आउटलाइन बनानी है एक टॉपिक के ऊपर। टॉपिक जरा लिख लें, ग्लोबलाइजेशन लिखें जरा टॉपिक। ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड more problems than solutions. Globalization has created more problems than solutions. फिर रिपीट कर दूं, globalization has created more problems than solutions.
ये आप कब तक सबमिट करवा देंगे जी? चलें सबमिट करवा दें आज। नहीं, आप टाइम थोड़ा ले लें, इस पे काम करें, थोड़ा इसको पढ़कर फिर करें, इतनी जल्दी में इसको बेशक ना करें, फ्राइडे को कर लें। फ्राइडे सैटरडे तो नहीं, लेकिन फ्राइडे को कर लें, फ्राइडे को कर लें या सैटरडे को कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। टाइम आप लोगों ने डिसाइड करना, उस पर आ जानी चाहिए। फ्राइडे इज गुड, चलें फ्राइडे को कर लें आप, ठीक है? फ्राइडे को कर लें, फ्राइडे 9 PM, ठीक है जी? 9 PM, शाम रात को 9 बजे। चलें सैटरडे को कर लें जी, सैटरडे को कुछ लोग कह रहे हैं सैटरडे को रात 9 बजे कर लें। सैटरडे 9 PM को आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए, जिसमें आपने आउटलाइन बनानी है उस टॉपिक के ऊपर। देखें, आप में से कुछ स्टूडेंट, आई एम बिजी ऑन सैटरडे, अगर आप बिजी हैं तो आप फ्राइडे को सबमिट करवा दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। सैटरडे के बाद नहीं सबमिट करवा सकते, उससे पहले तो आप बेशक आज सबमिट करवा दें, ठीक है? कैन यू प्लीज टेक मी ऑन ऑडियो, आई हैव अ क्वेश्चन जी। इनको ऑडियो पे लें जी, जहां से अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो मैंने पॉइंट ये पूछना था, जो आपने फैक्टर्स में बताया ना कि वो आपने तो मतलब आप काफी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, तो अब इनमें कोई इस तरह की कैटेगरी है कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से होंगे, मतलब पहले आएंगे पॉलिटिकल आएंगे, या फिर इकोनॉमी के हवाले से आएंगे, या फिर उसके फिर सोशल आएंगे, फिर कल्चरल, एजुकेशनल। अब ऐसा ना हो कि मतलब मैं सी पैक को छोड़ के PSL की इंपॉर्टेंस लेके आ रहा हूँ सर, वो मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा। तो इसकी कोई कैटेगरी है कि हमें कौन से पॉइंट्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पहले लिखने हैं, फिर सेकंड नंबर पे ये दूसरे मतलब कौन से लिखने हैं? देखें, अच्छा सवाल है उन्होंने पूछा है। देखें जहांजेब, इट्स ये ना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके दिमाग में जो आइडियाज हैं, जब आप उसको आउटलाइन की शक्ल दे रहे हैं तो आपको कौन सा आइडिया पहले डिस्कस करना है। ये हर टॉपिक के अंदर वेरी करता है। ये बिल्कुल आपने सही बात की है, जैसे मैंने आपको भी बताया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट इश्यूज बताए ना, पाकिस्तान ग्लोबलाइज कैसे हो रहा है। पहले हमने इश्यूज को डिस्कस किया, रीजनल पॉलिटिकल, उसके बाद हमने कॉरिडोर्स को डिस्कस किया, फिर हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कल्चर वाली साइड पे, ठीक है? तो इसी तरह से आपको हर टॉपिक में पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये देखना है, सोचना है कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका क्राइटेरिया स्टैंडर्ड नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके पास किस किस्म का नॉलेज है उस ऐसे को अटेम्प्ट करने का, और उस किस तरह से आप कैसे समझते हैं कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। ये वेरी करता है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। Okay. ठीक है, अगर कोई कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ऐसे आ जाए, ठीक है, फिर आपको पॉलिटिकल तो नहीं लिख सकते, फिर आपको कल्चरल पॉइंट्स लिखने होंगे। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई ऐसे आ जाए जो जो कल्चर के ऊपर डोमिनेट कर रहा हो, कल्चर उस ऐसे के अंदर डोमिनेट कर रहा हो, फिर आप कल्चरल वाले पॉइंट्स को पहले लिखेंगे। तो डिपेंड करता है स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, बस यही क्वेश्चन था सर, थैंक यू वेरी मच। हार्ड फॉर्म में नोट्स मिल सकते हैं ऐसे और आउटलाइन के बारे में। मैं नोट्स कभी भी प्रोवाइड नहीं करता स्टूडेंट्स को। उसकी एक रीजन ये है कि मैं अगर नोट्स आप सबको दे दूंगा और आप जैसे बाकी क्लासेस को जिनको मैं पढ़ाता हूं उनको नोट्स दे दूंगा और आप सब लोग मेरे नोट्स पढ़ के पेपर दे देंगे, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, उसको उसको खत्म कर रहे होते हैं, वो आपका नुकसान कर रहे होते हैं और आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। कंपैटिटिव एग्जाम्स में कभी भी आसानियां नहीं ढूंढते, खुद चीजें एक्सप्लोर करें। ये मुश्किल तो लगता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इसी से आप सीखते हैं। मैंने कभी किसी को नोट्स नहीं दिए, ठीक है? खुद पढ़ें। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, मैंने आपको एक टेक्निक पढ़ा दी, मैंने आपको एक ये बता दिया कि कहां से आपको डेटा मिलेगा, मैंने आपको दिया कि एक टेक्निक ऐसे अटेम्प्ट कैसे होता है, हमने एक ऐसे को डिस्कस कर लिया, उसको थॉरो मैंने आपको एक उसको थॉरली एक कॉम्प्रिहेंसिव उसका एक ओवरव्यू दे दिया। अब इसके अलावा और क्या रह जाता है? अब यही रह जाता है कि मैं पेपर दूं आपकी जगह, तो ये तो हो नहीं सकता।
वो तो आपको खुद देने पड़ेंगे। तो जो है ना, ये चीजों को खुद स्टडी करना सीखें, चीजों को ना खुद देखें। और जो टीचर नोट्स देते हैं, नोट्स ना पढ़ें। जो टीचर आपको नोट्स दे रहा है उसके बहुत से आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको जो उनसे वो नोट्स ले रहे हैं। तो आप में और दूसरे में फर्क क्या रहा? कंपैटिटिव एग्जाम्स में यही तो आपने फर्क करना है, अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट आप तब करते हैं जब आप थॉरली चीजों को पढ़ते हैं। नोट्स वाले चक्रों में ना पढ़ा करें। सिर्फ ऐसे नहीं, किसी भी जो सब्जेक्ट है उसमें किसी के नोट्स ना पढ़ें। वो उसकी मेहनत है, खुद मेहनत करें। ये मेहनत करना ना मुश्किल लगता है। हम पाकिस्तानी अवाम, हमें मेहनत करने की जरूरत जो है ना वो आदत नहीं होती शुरू से। हम एज अ सोसाइटी जो है ना वो जो है वो मेहनत नहीं करते, आदत नहीं ना होती। तो इसलिए ये चीजें खुद मेहनत किया करें, किसी के नोट से ना पढ़ें। थीसिस स्टेटमेंट वाला पार्ट मैं कौन सा रिपीट करूं? थीसिस स्टेटमेंट तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। नूरुल हुदा इसके स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं आपने जाना। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि आप ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन ने सॉल्यूशन ज्यादा दिए हैं दुनिया को, प्रॉब्लम्स कम दिए नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट थीसिस स्टेटमेंट का ये है कि थीसिस स्टेटमेंट आपका स्टांस है टॉपिक के ऊपर, मौकफ है। उस स्टांस को आप आगे जस्टिफाई करते हैं जब ऐसे लिखते हैं, मौकफ है। और सबसे पहले आपने टॉपिक के ऊपर अपना स्टांस वाजे करना होता है, मौकफ वाजे करने होता है। उसकी जस्टिफिकेशन में आपने आगे पूरा ऐसे लिखना होता है। Can you please spare a few minutes at the end of the last lecture of essay? Want to get few pointers from you regarding। जी मुझे याद करवा दीजिएगा, हम इस पे बात कर लेंगे जी। कंपलसरी सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए, इस पे बात कर लेंगे हम आपकी एसए की क्लास के अंदर। मेरे अब मेरा ख्याल 4 लेक्चर्स आप लोगों के साथ हो गए, 2 रह गए हैं। तो कल लास्ट हमारा लेक्चर में आप मुझे याद करवा दीजिए, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और जी कोई क्वेश्चन वगैरह है आप में से किसी का पूछने? टॉपिक्स की इजाफा के एक्सपेक्टेड कोरोना पे जरूर आएगा, लेकिन कोरोना पे ना करें आप। हर कोई कोरोना पे तैयार करके जाएगा, हर कोई तैयार करके जाएगा। और 90% लोग कोरोना पे लिख रहे होंगे, तो कोरोना पे आप आएगा जरूर, लेकिन कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। कोरोना इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ पाकिस्तान के ना रीजनल पॉलिटिक्स पे मुझे जरूर लगता है इजाफा आएगा, रीजनल एपरेटस पे, जो चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स हैं और वो पाकिस्तान पे कैसे इंपैक्ट डाल रही हैं, इसके ऊपर रीजनल को स्टडी करें लाजमी। रीजन को जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जरूर आएगा। मेरी किताब, मेरी ये सारी आउटलाइंस है। मेरी किताब एसे एसेंशियल्स के नाम से मैंने किताब लिखी है, उसमें 25 आउटलाइंस हैं, 25 एसेस की आउटलाइंस, इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, थीसिस स्टेटमेंट्स हैं। आपको हर चीज मिल जाएगी उसमें। क्लाइमेट चेंज पे मिल जाएगी, प्रोविंसेस पे भी मिल जाएगी, डिजिटाइजेशन पे, इकोनॉमी पे, इस पे नहीं, सिविल मिलिट्री इंटरवेंशन पे कभी भी क्वेश्चन भी नहीं इवन आएगा आपसे। सिविल मिलिट्री इंटरवेंशन पे नहीं आएगा। मेरी बुक का नाम है जी एसे एसेंशियल्स के नाम से मेरी किताब है। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको तो वर्ल्ड टाइम्स से या फिर उर्दू बाजार से या फिर मेन मार्केट से, कहीं से भी बुकलेट से मिल जाएगी। जो लोग दूसरे शहरों से हैं वो दराज.pk पे ऑर्डर कर सकते हैं, और वर्ल्ड टाइम्स ऑनलाइन फोरम पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अपने शहर की बड़ी आउटलेट से भी खरीद सकते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन लेना है, अपडेटेड वर्जन, उसमें 25 आउटलाइंस हैं। पुराना नहीं लेना, उसमें 15 आउटलाइंस है।
मिलिट्री की इंटरवेंशन क्यों ऐड की जाती है? समझा नहीं हूं मैं इसका क्वेश्चन आपका। सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके ऊपर ऐसे तो नहीं आएगा। आपसे इम्तिहान में ये तो नहीं पूछा जाएगा जी मिलिट्री पाकिस्तान में डोमिनेट करती है, हम कैसे मिलिट्री का रोल खत्म कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? वो एग्जामिनर भी उठाया जाएगा, मिसिंग पर्सन, इस तरह के टॉपिक नहीं आते। ये आपके ऑल द कोर्स का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स जो है वो नहीं आते होते। दो चार मिनट हैं जी, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ लें। चलें मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ लें। वो वीगो की बातें शुरू हो गई हैं, आप ये सीरियसनेस है आपकी क्लास के अंदर। डेमोक्रेसी पे आता है ऐसे जी, आ सकता है। डेमोक्रेसी पे तो ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, डेमोक्रेसी हर दफा ही आता है ये। लेकिन ये नहीं पता होता कि डेमोक्रेसी की कौन सी डायमेंशन पे ऐसे आ जाए। डेमोक्रेसी बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर किसी भी डायमेंशन से ऐसे आ जाते तो आप जनरली इसको पढ़ लें। हमारी दफा ये ऐसे 2019 में आ गया था कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, इस तरह का टॉपिक था। अर्बनाइजेशन पर बिल्कुल आ सकता है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, मुझे लगता है कि इस दफा इस पे आएगा टॉपिक। वाटर क्राइसिस आ सकता है जी, पानी के मसले के ऊपर ऐसे आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, पानी का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लाइमेट एसेस लो स्कोरिंग, देखें ऐसे के अंदर लो या हाई स्कोर नहीं आपने पास करना होता है, कोशिश करें। क्लाइमेट चेंज एक इशू बेस्ड टॉपिक है, इस पर अगर आप अच्छा ऐसे लिखते हैं तो आ जाते हैं 40-45 नंबर आ जाते हैं। आर यू टू गिव अनदर अटेम्प्ट? जी मैं अटेम्प्ट दूंगा जी, एक आखिरी मेरी अटेम्प्ट रहती है, मैं दूंगा अटेम्प्ट। फेमिनिज्म पे भी आ जाता है, लेकिन फेमिनिज्म का टॉपिक पता नहीं, करना है तो आप कर लें। जिन लोगों का जेंडर स्टडीज है वो तो लाजमी करें, जिनका नहीं है वो ना करें। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और फिर इसमें भी फेलियर रेट ज्यादा है, तो इस वजह से ना ही करें तो बेहतर है। आयर में तो सिर्फ इसकी एक थ्योरी है ना, आयर में थ्योरी है बस इसकी। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। कोई क्वेश्चन वगैरह लास्ट भी है तो पूछ लें। Those who chose technical subjects like accounts, math, and law